हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग यूपीपीसीएल तो 2026 का है, उसको टारगेट रखते हुए जीएस वर्ल्ड का तीसरा टेस्ट सीरीज लेके उपस्थित हुए हैं। ये टेस्ट सीरीज आपको इंडियन पॉलिटी से संबंधित है। इसी के साथ-साथ हम लोग इसके पहले भाग में 1 से लेके 75 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग दूसरा भाग लेके उपस्थित हैं। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन दिया गया है, या आप कह सकते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और हमारे टेस्ट सीरीज का जो है 76वां क्वेश्चन हम लोग आज सॉल्व करेंगे, जो हमारा इंडियन पॉलिटी से संबंधित है, या भारतीय संविधान से संबंधित है, या भारतीय राजनीति शास्त्र से संबंधित है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपको क्वेश्चन बताना है, जो मूल कर्तव्य होता था, उसको भारतीय संविधान में क्यों शामिल किया गया था? इसका क्या उद्देश्य था? नंबर 1 दिया गया नागरिकों पर दंडात्मक नियंत्रण, दूसरा दिया गया है मौलिक अधिकारों को समाप्त करना, और तीसरा दिया गया है अधिकार कर्तव्य संतुलन स्थापित करना, और चौथा दिया गया है न्यायपालिका की शक्ति बढ़ाना। इनमें से बताना है कौन-सा ऑप्शन आपका सही होता है। देखिए, अगर मूल कर्तव्य जो होता है संविधान में अगर जोड़ा गया, तो इसका कारण ये होता है कि जो अधिकार होता है कर्तव्य को संतुलित स्थापित करने के लिए, ये मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन भारतीय संघीय व्यवस्था के संबंध में सत्य नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें पूछ रहा है कि जो भारतीय संघीय व्यवस्था के संबंध में कौन-सा कथन सत्य नहीं है? जो सत्य नहीं होगा वही आपका सही ऑप्शन होगा। इन चारों ऑप्शनों में से 3 होगा जो सत्य होगा, 1 जो होगा सत्य नहीं होगा। जो सत्य नहीं होगा वही आपका सही उत्तर होगा। पहला ऑप्शन देखिए, संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण संविधान द्वारा किया गया है। दूसरा देखिए, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास निहित है। और तीसरा देखिए, भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था है। और चौथा देखिए, भारतीय संघ में राज्यों को संविधान से स्वतंत्र अस्तित्व प्राप्त है। इनमें से बताना कौन-सा सही है? अगर देखा जाए तो जो भारतीय संघीय व्यवस्था के संबंध में सत्य नहीं है, जो भारतीय संघ में राज्यों को संविधान से स्वतंत्र अस्तित्व प्राप्त है, ये बात गलत है, क्योंकि जो भारतीय संघ राज्य जो होते हैं, उन्हें संविधान से स्वतंत्र अस्तित्व प्राप्त नहीं है। क्या है? स्वतंत्र अस्तित्व प्राप्त नहीं है, क्योंकि जो राज्य होते हैं वे कहीं कह सकते हैं, एक राज्य जो होता है अपने आप को स्वतंत्र राज्य घोषित करके या स्वतंत्र देश घोषित नहीं करता है। आपका जो अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक उसमें विस्तार से आपके उसके बारे में भारत संघीय राज्यों के बारे में विस्तार से बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, कथन और कारण का दिया गया। आपको कथन दिया गया, भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक कहा जाता है। और कारण बताया गया, क्योंकि भारत में शक्तियों का वितरण केंद्र के पक्ष में झुका हुआ है। अब आपको बताना है कौन-सा इसमें कथन सही है। देखिए, अगर इसकी बात की जाए तो जो भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक कहा जाता है, ये एकदम कथन सही है। उसका कारण है क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो भारत में शक्तियों का वितरण होता है, वह केंद्र के पक्ष में झुका होता है। ये सही कारण है। इसी वजह से भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक व्यवस्था कहा गया है। जब इसमें कथन और कारण दोनों सही है, जो आर है एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, संघीय व्यवस्था में संविधान का संतुलन चक्र क्या होता है? संविधान का संतुलन चक्र, या जिसे इंग्लिश में कहा जाता है बैलेंस व्हील ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किस संस्था को कहा जाता है? आपको बताना है संविधान का संतुलन चक्र किस संस्था को कहा जाता है? नंबर 1 विधायिका, नंबर 2 कार्यपालिका, नंबर 3 न्यायपालिका, नंबर 4 निर्वाचन आयोग। इसमें अगर बात की जाए जो संविधान का संतुलन बनाए रखता है, वह न्यायपालिका हमारी बात करते हैं। क्या है? न्यायपालिका। इसीलिए भारतीय संविधान में जो सर्वोच्च न्यायालय होता है, उसे संविधान का संरक्षक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन देखिए, भारत में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। और दूसरा देखिए, भारतीय संघ में राज्यों की समान प्रतिनिधित्व व्यवस्था राज्यसभा में है। और तीसरा देखिए है, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन के लिए उनकी सहमति आवश्यक नहीं है। और इसमें से बताना है कौन-सा सही उत्तर है। देखिए, इसमें बात की जाए तो अगर जो भारत में दोहरी नागरिकता व्यवस्था है, ये आपका पहला कथन गलत है, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता व्यवस्था है। अगर आप पहला जिसमें होगा वो गलत कर देंगे, ये आपका गलत हो गया। अब आपके सामने 3 ऑप्शन बचा है। अब देखिए दूसरा क्या है, भारतीय संघ में राज्यों के समान प्रतिनिधित्व व्यवस्था राज्यसभा में है। ये आपका कथन सही है। और राज्य की सीमा में परिवर्तन करने के लिए उसकी सहमति आवश्यक नहीं है, ये सही है, क्योंकि जो राज्य की सीमाओं में अगर कोई भी परिवर्तन करना हो, संसद अपने अनुसार कर सकती है, इसमें विधानमंडल का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। इस प्रकार देखेंगे तो इसका दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है, यानी बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिए गए कथन और कारण का दिए गए, इनमें से बताना है कौन सा कथन कारण सही है। भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है, न कि राज्यों के बीच संघ। आपका कथन दिए गए, भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, न कि राज्यों के बीच संघ कहा गया है। अब कारण क्यों बताया गया है, मतलब क्यों कहा जाता है, इसके बारे में बताया गया, क्योंकि भारतीय संघ राज्यों के आपसी समझौते से नहीं बना है। क्या है? जो भारतीय संघ है राज्यों के आपसी समझौते से नहीं बना है। इसी वजह से इसे भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है, यही कारण होता है। अगर आपसी समझौते से बना होता है तो किसी न किसी समय ये समझौते समाप्त हो जाते हैं। ये किसी न किसी समझौते से कोई न कोई राज्य अपने आप को विच्छेदित कर लेता है या पृथक कर लेता है।
इसी वजह से इसमें डी ऑप्शन सही है, क्योंकि एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन-सा ऐसा कथन भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में सत्य नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, इसमें पूछ रहा है जो भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में कौन-सा कथन सही नहीं है? भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास निहित है। दूसरा देखिए, भारतीय संघ में एकल नागरिकता की व्यवस्था है। और तीसरा देखिए, भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए समझौते का परिणाम है। और चौथा देखिए, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन की शक्ति सांसद को प्राप्त है। इनमें से बताना है कौन-सी जो संघीय व्यवस्था के संबंध में सत्य नहीं है। अगर इसकी बात की जाए तो भारतीय जो संघ है, राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है। क्या है? आपका पहले ही भाग में लिया गया है, भारतीय राज्यों का संघ जो होता है, बीच समझौता नहीं है। इसका सी ऑप्शन जो होता है, संघीय व्यवस्था से संबंधित मैच नहीं करता है, या कह सकते हैं इसके गुणों में निहित नहीं है। इसी वजह से यह आपका कथन सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है कथन और कारण का है। आपको देखिए, आपके सामने कथन दिए गए हैं, भारतीय संघ को अर्धसंघात्मक कहा जाता है। क्या है? भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक कहा जाता है। आखिर क्या कारण होता है इसको अर्धसंघात्मक कहा जाता है? अगर ये कारण उन्होंने जो आप दूसरा आर होता है उसमें अगर स्पष्टीकरण किया गया है, तब तो आपका ए ऑप्शन सही होगा। स्पष्टीकरण नहीं किया है तो दो ऑप्शन सही होगा। देखते हैं, क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में भी केंद्र को राज्य पर व्यापक नियंत्रण होता है। क्या होता है? केंद्र को आपको पहले बताया गया, जो अर्धसंघात्मक व्यवस्था होता है, केंद्र की तरफ झुकाव होता है। जब केंद्र की तरफ झुकाव होता है, राज्य का व्यापक नियंत्रण भी उससे प्राप्त होता है। इस वजह से इसका बी ऑप्शन सही है, क्योंकि अर्धसंघात्मक क्या कारण है? अर्धसंघात्मक यही है कि केंद्र की तरफ झुकाव होता है। जब केंद्र का झुकाव होगा, तो जो केंद्र की पॉलिसियाँ होंगी, वही अधिकांशतः लागू होगा। इसका बी ऑप्शन सही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन-सा भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है? आपको बताना है कि इन चारों में से कौन-सा भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है। पहला देखिए, लिखित संविधान। नंबर 2, शक्तियों का संवैधानिक वितरण। नंबर 3 देखिए, राज्यों का समान संप्रभुत्व। और चौथा देखिए, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। इनमें से बताना है कौन-सा संघवाद की भारतीय जो संघवाद होता है, उसकी विशेषता नहीं है। अगर बात की जाए तो भारतीय संविधान की लिखित व्यवस्था भी है, या लिखित संविधान है, ये आपका कथन सही होता है। और शक्तियों का संवैधानिक वितरण, ये भी आपका सही है। राज्यों को समान संप्रदाय, ये अगर आपका गलत है। क्या है? इसमें जो ये विशेषता भारतीय संघवाद की नहीं है, क्योंकि राज्यों के समान संप्रभुता नहीं है। कुछ राज्य ऐसे छोटे हैं, कुछ राज्य बड़े हैं, उनमें समान संप्रभुत्व नहीं है। और स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका, ये आपका कथन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक तरफ सूची 1 दिया गया है, सूची 1 में विषय दिया गया है, दूसरी तरफ सूची 2 बनाई गई है। सूची 2 में लिखा गया है संवैधानिक आधार। इनमें से बताना है कौन-सा विषय किस संवैधानिक आधार से संबंधित है। एक तरफ अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ दी गई है, दूसरी तरफ संघ राज्य विवाद दिया गया है, तीसरी तरफ दिया गया है विधायी शक्तियों का वितरण दिया गया है। इनमें से बताना है कौन-सी शक्ति, या कह सकते हैं कौन-सा विषय कौन से संवैधानिक आधार पे है। अगर इसकी बात की जाए तो देखिए, इसमें जो अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ या अवशिष्ट शक्तियाँ जो होती हैं, वो अनुच्छेद 248 में निहित है। किसमें? 248 में। और संघ राज्य विवाद की बात की जाए तो ये 7वीं अनुसूची में है। कौन-सी? 7वीं अनुसूची में इसको डाला गया है। और विधायी शक्तियों का वितरण की बात की जाए तो विधायी शक्तियों का वितरण जो होता है, अनुच्छेद 131 में निहित है। किसमें? 131 में। अब इस हिसाब से देखेंगे, पहले का पहला और दूसरे का तीसरा किसमें है? ये आपका सी ऑप्शन सही होता है। क्या है? पहले का ए का पहला, बी का तीसरा और सी का दूसरा, ये आपका कथन सही होता है। इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कथन दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन देखिए, भारत में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। और दूसरा देखिए, राज्यसभा संघीय सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करती है। और तीसरा देखिए, राज्यों को पुनर्गठन के लिए उनकी सहमति अनिवार्य नहीं है। आपको पहले, इससे पहले क्वेश्चन ये देखा जाए तो लग रहा है रिपीट हुआ है, लेकिन चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है, भारत में एकल नागरिकता दिया गया है। पहला ऑप्शन ये कट गया। उसके बाद है, राज्यसभा में संघीय सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये भी आपका सही होता है। और उसके बाद राज्य को पुनर्गठन के लिए उसकी सहमति अनिवार्य नहीं है, ये भी आपका कथन सही है, क्योंकि आपको बताया गया है, जो संसद होता है राज्यों के नाम परिवर्तन कर सकती है या उसका क्षेत्र विस्तार कर सकती है, इसमें विधानमंडल की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसका बी ऑप्शन सही है, दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन भारतीय संसद की विधायी प्रक्रिया के संदर्भ में सत्य नहीं है? आपको बताना है जो भारतीय संसद होती है, उसकी जो विधायी प्रक्रिया होती है, इन चारों में से कौन-सा सत्य नहीं है? नंबर 1 देखिए, प्रत्येक धन विधेयक को 3 वचन से गुजरना होता है। क्या होता है? प्रत्येक विधेयक को 3 वाचन से गुजरना होता है। दूसरा, ये धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा संशोधित किया जा सकता है। और तीसरा देखिए, राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद विधेयक कानून बन जाता है। और चौथा देखिए, साधारण विधेयक लोकसभा अथवा राज्यसभा किसी में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। इनमें से बताना है कौन-सा जो संसद विधायी प्रक्रिया होती है, संदर्भ में सत्य नहीं है। अगर बात की जाए जो धन विधेयक होता है, क्या है? धन विधेयक राज्यसभा द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता है, इसका बी ऑप्शन सही है। क्योंकि जो धन विधेयक होता है, उसको सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा में प्रस्तुत करने के पश्चात 14 दिन के लिए राज्यसभा में भेजा जाता है। और राज्यसभा जो होते है, उसमें अपना निर्णय दे सकती है कि हाँ, इसमें कुछ परिवर्तन किया जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि लोकसभा
उनके कह सकते हैं सहमति को माने या ना माने। अगर राज्यसभा 14 दिन के बाद या 14 दिन के अंदर उससे विधेयक को प्रस्तुत नहीं करती, तो वह पुनः जैसे लोकसभा में प्रस्तुत था या उसी तरह राज्यसभा में भी पारित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिए गए है, आपका राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा की अवधि अधिकतम कितनी बढ़ाई जा सकती है? अगर मान लेते हैं किसी भी राष्ट्र में या राज्य में किसी भी राष्ट्रीय में आपातकाल लग गया है, तो लोकसभा उसे अधिकतम कितना बढ़ाई जा सकती है? कितने दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है? पहला 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष, आपातकाल की पूरी अवधि तक। इसका अगर सही उत्तर होता है 1 वर्ष के लिए, वह अधिकतम बढ़ा सकता है। क्या है? लोकसभा जो होता है कार्यकाल को अधिकतम 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। इसका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कथन और कारण का दिया गया है। कथन आपको दिया गया है, संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल क्या है? संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। ये आपका कथन सही है। जो संसदीय शासन प्रणाली होती है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ये आपका कथन सही है। अब क्यों उत्तर सही है? यह कथन जो होता है उसका कारण क्या बताया गया है, क्यों उत्तरदायी होता है? क्योंकि मंत्रिमंडल का अस्तित्व क्या होता है? मंत्रिमंडल का अस्तित्व लोकसभा में विश्वास पर आधारित होता है। यही कारण है, इसी वजह से ये उत्तरदायी होता है, क्योंकि जो इसका अस्तित्व होता है विश्वास पर आधारित होता है। इसका बी ऑप्शन सही होता है, क्योंकि कथन और कारण दोनों सही है। आर जो होता है एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है आपके, एक तरफ सूची एक में दिए गए हैं संवैधानिक विषय दिए गए और दूसरी तरफ अनुच्छेद दिए गए कि कौन सा संवैधानिक विषय किस अनुच्छेद से संबंध रखता है। देखिए, धन विधेयक की बात की जाए या धन विधेयक की परिभाषा की बात की जाए, तो ये अनुच्छेद 110 में निहित है, पहले का पहला सही है। राष्ट्रपति राष्ट्रपति की विधेयक पर स्वीकृति, ये बात की जाए तो अनुच्छेद 111 में ये भी एकदम कथन सही है। संसद की संरचना की बात की जाए तो ये 79 अनुच्छेद 79 में सही है। इस प्रकार देखेंगे, ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, इसमें डी ऑप्शन सही है। क्या है? डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, पहले कुछ इसमें कथन देगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला देखिए, केंद्र राज्य विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करता है। दूसरा देखिए, राज्यों के बीच विवादों में संसद को अंतिम अधिकार प्राप्त है। और तीसरा देखिए, अनुच्छेद 131 संघीय विवादों से संबंधित है। इनमें से बताना है कौन सा कथन सही है। अगर बात की जाए, राज्यों के विवाद संसद को अधिकतम अधिकार नहीं है, क्या है? अंतिम अधिकार नहीं है। जो राज्यों के बीच जो विवाद होता है, संसद को क्या होता है? संसद को अंतिम अधिकार नहीं है। ये क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय को ये अधिकार प्राप्त है। इसमें अगर आप दूसरा गलत काटेंगे तो कौन-कौन सा आपसे वचन रहेगा? ये आपका पहला और तीसरा देखा जाए तो इसमें अनुच्छेद 131 संघीय विवादों से संबंधित है, ये आपका कथन सही है। केंद्र राज्य विवादों का अंतिम निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है, ये आपका सही होता है, पहला और तीसरा। इसका बी ऑप्शन सही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय राष्ट्रपति के संबंध में सही नहीं है? आपको 4 कथन दिए गए, जो एक कथन उनमें से सत्य नहीं है, भारतीय राष्ट्रपति के। इसमें लिखा है, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। दूसरा दिया गया, राष्ट्रपति लोकसभा के विघटन की शक्ति रखता है। तीसरा दिया गया है, राष्ट्रपति संसद की बैठकों में मतदान कर सकता है। और चौथा दिया गया है, राष्ट्रपति को विधेयक पर पुनर्विचार हेतु लौटाने की शक्ति है। इनमें से बताना है कौन सा एक कथन सही नहीं है। अगर इसमें बात की जाए तो जो राष्ट्रपति होते हैं संसद की बैठक में मतदान का अधिकार नहीं होता है। क्या? मतदान का अधिकार नहीं कर सकते हैं। क्या आता है इसमें? सी ऑप्शन सही ही नहीं है। क्योंकि जो राष्ट्रपति होते हैं उससे संसद की बैठकों में मतदान कर सकते हैं, ये आपका कथन गलत है। देखिए, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, क्योंकि जो हमारी संसद बनती है लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति से बनती है। लोकसभा की विघटन की शक्ति राष्ट्रपति के पास निहित होती है, ये आपका कथन सही होता है। और कोई भी विधेयक हो जिस पे अगर राष्ट्रपति को संशय हो रहा है, तो वो विधेयक को पुनर्विचार के लिए लोकसभा या राज्यसभा या संसद के किसी भी सदन में उसे वापस लौटा सकते हैं। और जब अगर कोई भी विधेयक को पुनर्विचार करने के पश्चात उसे राष्ट्रपति के समक्ष रखा जाता है, तो राष्ट्रपति उस पे हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कथन और कारण का दिया गया है। भारतीय संविधान क्या होता है? ओह सॉरी, भारतीय राष्ट्रपति क्या होता है? भारतीय राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान होता है। क्या है? संवैधानिक प्रधान होता है। कारण क्या होता है? राष्ट्रपति अपनी आकांक्षा क्या होता है? राष्ट्रपति अपनी अधिकांश शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। अगर उन्हें राष्ट्रपति को संवैधानिक प्रधान बनाया गया, जब उन्हें प्रधान बनाया गया, तो ज़ाहिर-सी बात है वो सभी जो कार्य होंगे, जो उनके मंत्रिमंडल होगी या मंत्रिपरिषद होगी, उन्हीं की सलाह पे तो कराए जाएँगे। इसी वजह से उन्हें भारतीय संविधान का संवैधानिक प्रधान कहा जाता है। क्योंकि इसमें कथन और कारण दोनों सही है, आर जो होता है ए का सही व्याख्या कर है, इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव का संचालन कौन करता है? आपको बताना है कि जो भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उसका संचालन कौन करता है? नंबर 1 प्रधानमंत्री का कार्यालय, नंबर 2 संसद सचिवालय, नंबर 3 भारत का निर्वाचन आयोग, नंबर 4 लोकसभा अध्यक्ष। अगर बात की जाए तो भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है, भारत का निर्वाचन आयोग करता है। क्या होता है? भारत का निर्वाचन आयोग करता है। अगर यहीं पे कोई एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, जो राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल का निर्वाचन कौन करता है? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। और दूसरा दिया गया, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। नंबर 3 दिया गया, राष्ट्रपति लोकसभा का अध्यक्ष होता है। इनमें से आपको बताना है कौन सा कथन आपका सही होता है।
देखिए, राष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति नहीं होता है, क्या है? राष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति नहीं होता है, जो उपराष्ट्रपति होता है, वह राज्यसभा का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पद है सभापति होता है, इसका दूसरा ऑप्शन देखा जाए तो अभी सही है, पहला ऑप्शन गलत है। और दूसरा तीसरा देखिए राष्ट्रपति लोकसभा का अध्यक्ष होता है, ये आपका तीसरा ऑप्शन गलत है। राष्ट्रपति जो होता है लोकसभा का अध्यक्ष नहीं होता है। इसका केवल दूसरा ऑप्शन सही है, इसका बी ऑप्शन केवल सही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन भारतीय राष्ट्रपति की शक्तियों के संदर्भ में सत्य नहीं है? आपको बताना है जो भारत के राष्ट्रपति को शक्तियाँ दी गई हैं, उन शक्तियों में से कौन-सी एक शक्ति जो नहीं है? पहला देखिए राष्ट्रपति क्षमा की शक्ति रखता है। दूसरा देखिए राष्ट्रपति वित्तीय विधेयक को पुनर्विचार हित लौटा सकता है। तीसरा देखिए राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। और चौथा देखिए राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। इनमें से बताना है कौन-सा सही नहीं है? अगर बात की जाए तो जो राष्ट्रपति होते हैं, उनको शक्तियाँ ये प्राप्त नहीं है कि वह वित्त विधेयक को पुनर्विचार हित लौटा जा सकते हैं। क्या होता है? जो वित्त विधेयक होता है, उन्हें पुनर्विचार हित लौटा नहीं सकते हैं। क्योंकि अगर बात की जाए तो जो वित्त विधेयक होता है, राष्ट्रपति की अनुमति से ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। इसी वजह से इसको पुनर्विचार के लिए लौटाया नहीं जा सकता है। इसका बी ऑप्शन गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति को जो शक्ति होती है, क्षमादान की शक्ति प्राप्त होती है और 123 के तहत उन्हें अध्यादेश जारी किया जा सकता है और वे राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, सूची 1 में राष्ट्रपति की शक्ति दी गई है, दूसरे दिए गए संवैधानिक अनुच्छेद। आपको बताना है राष्ट्रपति की जो शक्ति होती है, किस अनुच्छेद के तहत ये आपको दिया गया है। चलिए देखते हैं, अध्यादेश की जारी करने की शक्ति किसमें है? अभी आपको बताया गया अध्यादेश व अनुच्छेद 123 के तहत कर सकते हैं। पहले का चौथा किसमें है? देखिए आपका ए ऑप्शन हट गया और डी ऑप्शन। आपके सामने 2 ऑप्शन बचे हैं, बी और सी। अब बी और सी में देखना है कौन-सी जीत होती है किसकी? अब देखते हैं विधेयक पर स्वीकृति क्या होता है? विधेयक पे अगर स्वीकृति की बात की जाए तो आपके पिछले वाले सवाल में बताया गया विधेयक की स्वीकृति अनुच्छेद 111 में। क्या होता है? इसमें देखते हैं तीसरा किसमें? बी का तीसरा आपका सी ऑप्शन सही होता है। और लोकसभा का विघटन देखा जाए तो अनुच्छेद 85 के तहत कर सकते हैं और क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 के तहत कर सकते हैं। इस प्रकार पहले का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। और दूसरा देखिए राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन कर सकती है। तीसरा देखिए लोकसभा धन विधेयक पर अंतिम निर्णय लेती है। इनमें से बताना है कौन सा कथन आपका सही है। अगर बात की जाए तो जो धन विधेयक होता है राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, ये आपका कथन एकदम सही होता है। राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन कर सकती है, ये आपका गलत है, संशोधन नहीं कर सकती है। केवल अपना विचार दे सकती है, क्या है? विचार दे सकती है या अपना मत प्रकट कर सकती है, लेकिन उसमें संशोधन नहीं कर सकती है। लोकसभा धन विधेयक पर अंतिम निर्णय लेता है, यह भी आपका कथन सही है। पहला और तीसरा आपका कथन सही है। इस प्रकार 98 का जो होता है बी ऑप्शन सही होता है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा कथन लोकसभा के संदर्भ में सही नहीं है? आपको बताना है जो लोकसभा होते हैं, इन लोकसभा के संदर्भ में कौन-सा कथन सही नहीं है? लोकसभा की संरचना जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होती है, पहला कथन दिया गया है। दूसरा दिया गया है, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदायों के प्रतिनिधित्व को लोकसभा में नामित कर सकता था। और तीसरा देखिए लोकसभा में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। और चौथा देखिए लोकसभा का कार्यकाल समानतः 5 वर्ष का होता है। इनमें से बताना है कौन-सा लोकसभा के संदर्भ में सत्य नहीं है। इनमें से अगर बात की जाए जो लोकसभा को राज्यों को समान प्रतिनिधि लोकसभा में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है, ये आपका कथन गलत है। क्योंकि कुछ ऐसे राज्य होते हैं जिनकी जनसंख्या अधिक होती है और जब जनसंख्या अधिक होगी, आपको पहला ऑप्शन बताया गया लोकसभा की संरचना किससे निर्धारण होती है? वह जनसंख्या के आधार पर। इसी वजह से जहाँ पे जनसंख्या अधिक होगी, वहाँ पे लोकसभा की सीटें अधिक होगी। जब लोकसभा की वहाँ सीटें अधिक होगी, तो राज्यों का समान प्रतिनिधित्व कैसे होगा? एक राज्य में 80 लोग होते हैं, किसी राज्य में 5 लोग हैं, 4 लोग हैं, इस वजह से उनको समान प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। इसको इसका 99 का सी ऑप्शन सही होता है। अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन किस स्थिति में बुलाया जाता है? आपको बताना है लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन किस स्थिति में बुलाया जाता है? नंबर 1 राष्ट्रपति के अभिभाषण हेतु, नंबर 2 दोनों सदनों में गतिरोध होने पर, नंबर 3 दिया गया आपातकाल की घोषणा के समय और नंबर 4 दिया गया है आपके सामने बजट प्रस्तुत करने हेतु। देखा जाए तो जो लोकसभा की संयुक्त अधिवेशन बुलाई जाती है, दोनों सदनों में किसी भी विधेयक को लेके दोनों सदनों में गतिरोध हो जाता है या विरोध हो जाता है, तो उस समय लोकसभा में संयुक्त अधिवेशन की आहूति बुलाई जाती है या संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जाता है। अगला क्वे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए कथन और कारण का है, लोकसभा का विघटन होने पर सभी विधेयक समाप्त हो जाते हैं, क्या है? अगर लोकसभा का विघटन हो गया है तो सभी विधेयक समाप्त हो जाते हैं। कारण बताया गया क्योंकि लोकसभा विधायी प्रक्रिया का अनिवार्य अंग है, क्या है? लोकसभा विधायी विधायी प्रक्रिया का अनिवार्य अंग है। इनमें से बताना है किसका सही है। देखा जाए तो जो होता है अगर लोकसभा का विघटन होने पर सभी विधेयक समाप्त नहीं हो जाते हैं।
जैसे कोई विधेयक होता है, अगर लोकसभा में पारित हो गया, राज्यसभा में वो प्रस्तुत होता है। प्रस्तुत होने के पश्चात अगर लोकसभा विघटन हो गया, तो वो विधेयक बना रहेगा, ना कि समाप्त होगा। इस वजह से आपका कथन गलत है। जब आपका कथन गलत हो गया, क्या होता है? जब आपका कथन गलत हो गया, ए मतलब देखिए, इसका ए गलत है। क्या है? ए गलत है, परंतु आर इसका ये सही है। क्या है? जो लोकसभा विधायी प्रक्रिया का अनिवार्य अंग है, ये आपका कथन सही है। क्योंकि कोई भी विधेयक होता है, लोकसभा, उसके बाद राज्यसभा या राज्यसभा, लोकसभा, चाहे जैसे दोनों सदनों में वह अनिवार्य रूप से विधायी प्रक्रिया होना अनिवार्य रूप से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक तरफ अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 दिए गए है, सूची 2 दिए गए है। सूची 1 में देखिए लोकसभा से संबंधित तथ्य, दूसरा देखिए संबंधित तथ्य, अनुच्छेद और व्यक्ति। इनमें से बताना है कि जैसे जो लोकसभा से संबंधित तथ्य दिए गए, किस अनुच्छेद में उनका वर्णन किया गया है, इनके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, आपसे पहला दिए गए लोकसभा से संबंधित तथ्य दिए गए हैं, लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? अभी आपको बताया गया, पिछले क्वेश्चन में था लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। आप देखिए पहले का चौथा किसमें सही है? आपका ए हट गया और सी हट गया, आपके सामने बी और डी आपसे 2 ऑप्शन बचते हैं। लोकसभा का न्यूनतम सदस्य आयु होती है, क्या होते हैं? लोकसभा की न्यूनतम सदस्य आयु होती है 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। इसका बी का दूसरा किसमें है? बी का दूसरा मतलब आपका डी ऑप्शन सही होता है। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जी गणेश वासुदेव मावलंकर या जीवी मावलंकर भी इन्हें कहा जाता है। लोकसभा के विघटन की शक्ति किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 85 में है। इस हिसाब से इसका डी ऑप्शन सही है, पहले का चौथा, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का पहला। अगला क्वेश्चन दिए गए है, निम्नलिखित कथनों में क्या होता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्यसभा के संदर्भ में असत्य नहीं है? असत्य नहीं है का मतलब क्या है? आपसे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इसका मतलब पहले जानिए। असत्य नहीं है का मतलब क्या है? असत्य नहीं है, इसका मतलब वह सत्य है। क्या है? असत्य नहीं है का मतलब क्या है? वह सत्य है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है यहाँ? राज्यसभा के संबंध में कौन-सा कथन सत्य है? ये याद रखिए, क्योंकि कभी-काल ये कन्फ्यूजन हो जाता है, असत्य नहीं है पूछा है कि क्या पूछा है? ये आपसे पूछ रहा है कि जो राज्यसभा है, उससे संबंध में कौन-सा कथन सत्य है? पहला दिए गए है, राज्यसभा भंग की जा सकती है, और दूसरा दिया गया, राज्यसभा धन विधेयक को संशोधन कर सकता है, और तीसरा दिया गया, राज्यसभा एक अस्थायी सदन होता है। नंबर 4 दिया गया है, राज्यसभा लोकसभा के अधीन कार्य करती है। इनमें से बताना है कौन-सा सही है। अगर बात की जाए, जो होता है, राज्यसभा को भंग की जा सकती है, ये कथन गलत है। राज्यसभा को भंग नहीं की जा सकती, क्योंकि वह एक अस्थायी सदन है। इसका सी ऑप्शन सही होता है। राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन कर सकती है, ये आपका गलत होता है। धन विधेयक को संशोधन नहीं कर सकती, केवल अपना विचार, ये कह सकते हैं अपना विचार प्रकट कर सकती है। लोकसभा के अधीन कार्य नहीं करती हैं, क्योंकि दोनों एक स्वतंत्र निकाय हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए कथनों का एक कथन और कारण का। अगला क्वेश्चन क्या है? कथन और कारण का दिया गया है। कथन आपको दिए गए, लोकसभा की तुलना में राज्यसभा को अधिक स्थायित्व प्राप्त है। क्या है? लोकसभा की तुलना में राज्यसभा को अधिक स्थायित्व प्राप्त है। उसका कारण बताया गया, क्योंकि राज्यसभा के सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं। क्या होता है? इसका कथन कारण बताया गया है कि जो राज्यसभा के सभी सदस्य होते हैं, आजीवन सदस्य होते हैं। इनमें से बताना है कौन-सा कथन सही है। देखिए, अगर बात की जाए, तो जो राज्यसभा होते हैं, सभी सदस्य उसके आजीवन सदस्य नहीं होते हैं। क्या है? आजीवन सदस्य नहीं होते हैं। इसमें कथन सही है, कारण गलत है। क्या है? कथन सही है, कारण गलत है। इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा कथन लोकसभा के संबंध में सत्य नहीं है? क्या है? लोकसभा के संदर्भ में सत्य नहीं है। आपको बताना है लोकसभा के संदर्भ में सत्य नहीं है। पहले देखिए, धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ये कथन आपका सही होता है, जबकि आपसे पूछा है सही नहीं होता है। लोकसभा में लंबित सभी विधेयक उसके विघटन पर समाप्त हो जाता है। क्या होता है? लोकसभा पे विघटन होने पे सभी विधेयक समाप्त हो जाते हैं, ये आपका कथन गलत है। इसका मतलब ये आपका सही ऑप्शन होगा। लोकसभा की संयुक्त अधिवेशन का निर्णायक भूमिका प्राप्त होता है, यह भी आपका कथन सही होता है। लोकसभा का अध्यक्ष धन विधेयक की स्वीकृति का अंतिम निर्णय करता है, यही सही है। क्योंकि जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, अगर कोई भी विधेयक होता है, धन विधेयक है, तो अगर इसके हस्ताक्षर रहेंगे, तब वह विधेयक धन विधेयक रहेगा। अगर जब लोकसभा के अध्यक्ष का हस्ताक्षर उस पे नहीं किया जाएगा, तब तो वह विधेयक धन विधेयक नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक तरफ सूची 1 में संसदीय समिति दी गई है, दूसरी तरफ सूची 2 में दिए गए मुख्य विशेषता कौन सी समिति की क्या विशेषता होती है, इन सब के बारे में बताया गया है। लोक लेखा समिति की बात की जाए, तो ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट जाँच करता है, ये आपका पहले का पहला ऑप्शन सही होता है। अब उसके बाद प्राक्कलन समिति की बात की जाए, तो जो प्राक्कलन समिति होती है, बजटीय अनुमान एवं व्यय नियंत्रण करता है। क्या है? इसका दूसरा ऑप्शन सही है। प्राक्कलन समिति के कार्य होते हैं बजटीय अनुमान करना एवं व्यय नियंत्रण करना। अब सार्वजनिक उप समिति जो होती है, उपक्रम समिति का कार्य होता है। अगर बात की जाए, सार्वजनिक उपक्रम समिति की कार्य होता है सरकारी उपक्रमों की कार्यकुशलता की समीक्षा करना है। सी का सी ऑप्शन सही होता है। आचार आचार समिति की क्या कार्य है? अगर आचार समिति की बात की जाए, तो जो सांसद होते हैं, उनके आचरण एवं संबंधित मामलों की जाँच करना है। इस हिसाब से देखेंगे, तो पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा जो होता है, केवल बी ऑप्शन में सही होता है। क्या होता है? इसमें बी ऑप्शन सही होता है। क्या है? बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव क्या आता है?
लोकसभा में जो होता है अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? नंबर 1 25, 40, 50, 75 इनमें से बताना है कितने सदस्यों की न्यूनतम आवश्यकता होती है? अगर बात की जाए तो जो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित करना है तो अधिक न्यूनतम कम से कम 50 सदस्यों का आवश्यक है, 50 सदस्य होना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन-सा कथन भारतीय संविधान के 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के संदर्भ में सत्य नहीं है? आपसे पूछा है सत्य नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा सत्य नहीं है पूछा गया है। इस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया है और दूसरे कि इस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है और तीसरा दिया गया इस संशोधन द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियां समाप्त कर दी गई और चौथा दिया गया इस संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को अधिक व्यापक बनाया गया है। इनमें से बताना है कौन सा कथन आपको सही होता है। अगर इसमें बात की जाए जो कथन सही नहीं है तो इसे संशोधन द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को समाप्त कर दी गई, ये आपका कथन सही नहीं है। मतलब सी ऑप्शन इसका सही होता है क्योंकि प्रस्तावना द्वारा समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था, ये भी आपका कथन सही होता है। और जो मौलिक कर्तव्य होता है इसे भी जोड़ा गया है। स्वर्ण सिंह समिति थी, कौन सी? स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति थी 42वां संविधान द्वारा जोड़ा गया और इसमें द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को भी अधिक व्यापक बनाया गया इसमें क्योंकि जो 86वां संविधान संशोधन हो गया ऐसे कई संशोधन किए गए हैं जिसमें इसको व्यापकता बढ़ाई गई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, एक तरफ सूची दी गई, सूची 2 दी गई। सूची 1 में देखिए संविधान संशोधन दी गई, दूसरी तरफ मुख्य प्रभाव बताया गया है। सूची 1 में दिए गए 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से क्या किया जाएगा? अगर 44वां संविधान संशोधन की बात की जाए तो इसमें संपत्ति के अधिकारों को मूल अधिकार से हटा दिया गया था। क्या है? संपत्ति से मूल अधिकार को हटा दिया गया है। पहले का दूसरा किसमें है? देखेंगे इसका ए और सी हट गया है। आपके सामने बी और डी बचता है। और अब बात करें 69वां क्या है? 69वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? अगर 69वां संविधान संशोधन की बात की जाए तो ये आपको होता है पंचायती राज में संवैधानिक दर्जा। देखिए 69वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? अगर 69वां संविधान संशोधन की बात की जाए दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा क्या है? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा जो होता है 69वां संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था। अब आपके सामने बचता है 73वां संविधान संशोधन। जो 73वां संविधान संशोधन होता है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा से सही है, ये आपका सही है। और जबकि 101वां संविधान संशोधन आपका जीएसटी से संबंधित है या वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है, ये प्रावधान है। अब देखते हैं पहले का दूसरा, दूसरे का पहला और सी का सी मतलब सी का तीसरा, चौथे डी का चौथा। इस हिसाब से इसका डी ऑप्शन सही होता है। कौन-सा? डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है लोकसभा की सीटों की कुल संख्या क्या है? लोकसभा की सीटों की कुल संख्या 2026 तक इसे रखने का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? आपको बताया गया जो लोकसभा की सीटें होती हैं, कुल कितने 2026 तक वह स्थिर रहेंगी? यह संविधान संशोधन कौन-सा संविधान संशोधन था? इसके द्वारा ये निर्णय दिया गया था। 44वां संविधान संशोधन, 87वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन और 101वां संविधान संशोधन। अगर इसकी बात की जाए तो इसमें जो 84वां संविधान संशोधन हुआ था उसी के दौरान ये बात की गई थी। 84वां संविधान संशोधन कब हुआ था? इसकी बात की जाए तो ये 2001 में हुआ था। क्या? 2001 में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए कथन और कारण का दिया गया, आपको बताना है कौन-सा सही है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम भारत में लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था और कारण बताया गया क्योंकि इस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इनमें से बताना है कौन-सा कथन है। अगर बात की जाए जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम बनाया गया था, भारत में लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था, ये आपका एकदम सही होता है। आखिर महत्वपूर्ण कदम कैसे था? जब महत्वपूर्ण कोई कदम होता है कि क्योंकि उसे संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। पंचायती राज को क्या होता है इसमें संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया है, इसी वजह से इसका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित कथनों पे कौन-सा कथन असत्य नहीं है? आपका मतलब असत्य नहीं का मतलब अभी आपको बताया गया है, इसका मतलब इसमें पूछ रहा है कौन-सा कथन सत्य है। पहला लिखिए संपत्ति का अधिकार अभी भी मौलिक अधिकार है और दूसरा देखिए 44वां संविधान संशोधन ने अनुच्छेद 19 को समाप्त किया और तीसरा देखिए संपत्ति का अधिकार संविधान से पूरी तरह हटा दिए गए हैं। चौथा देखिए संपत्ति का अधिकार अब नीति निर्देशक तत्व है। इनमें से बताना कौन सा कथन आपका सही होता है। अगर बात की जाए तो जो 44वां संविधान संशोधन 19 को समाप्त कर दिए गए हैं। क्या है? वो 19 को समाप्त कर दिए गए हैं। देखा जाए तो जो संपत्ति का अधिकार होता है, मौलिक अधिकार नहीं रह गया है क्या? ये आपका इस हिसाब से गलत है। और देखिए संपत्ति द्वारा अधिकार से पूरी तरह से समाप्त नहीं किया गया है। क्या? पूरी तरह से नहीं हटाया गया है। अब नीति निर्देशक तत्व में नहीं है। इस हिसाब से इसका बी ऑप्शन सही था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक तरफ सूची 1 दिया गया है, सूची 1 में अनुच्छेद दिए गए हैं, दूसरी तरफ सूची 2 दिए गए, उससे विषय बताया है। कौन-सा अनुच्छेद के बारे में किस अनुच्छेद में क्या वर्णन किया गया है, इसके बारे में आपसे सीधा-सीधा यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब आपके सामने दिए गए हैं अनुच्छेद 168 क्या है? अनुच्छेद 168 पूछा जा रहा है, किससे संबंधित है? क्योंकि अनुच्छेद 168 की बात की जाए तो राज्य विधानमंडल की संरचना से ये संबंध है और अनुच्छेद 169 की बात की जाए तो ये विधान परिषद का सृजन एवं उन्मूलन क्या है? विधान परिषद के सृजन एवं उन्मूलन क्या होता है? उन्मूलन।
अनुच्छेद 170 की बात की जाए, विधानसभा की संरचना कैसी होती है, इसके बारे में वर्णन किया गया है। 71 में बात कीजिए तो विधान परिषद की संरचना। कहता है विधानसभा की संरचना, विधान परिषद की संरचना। इस हिसाब से देखेंगे तो इसका सी ऑप्शन सही होता है, क्योंकि ए का ए, बी का बी, सी का 3, डी का 4 इसमें दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में किसी विधेयक क्या आता है, किसी धन विधेयक क्या है? याद रखिए धन विधेयक की बात हो रही है। अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? क्या होता है? विधान परिषद की बात की जा रही है। विधान परिषद कितने दिन तक अधिकतम रोक सकती है? अभी आपको बताया गया, जैसे अगर केंद्र में बजट पेश किया जाता है, कोई भी विधेयक, धन विधेयक है, तो उसमें जो राज्यसभा होती है, वह कितने दिनों तक रोक सकती है? अधिकतम 14 दिनों तक। याद रखिएगा, अधिकतम 14 दिनों तक कोई भी विधेयक को रोक सकती है, धन विधेयक को। अगर स्पेशली धन विधेयक की बात की जा रही है, क्या है? स्पेशली धन विधेयक की बात की जा रही है। ये केवल अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती हैं। वही हाल है जैसे कोई भी विधेयक होता है, अगर धन विधेयक है, अगर लोकसभा ने प्रस्तुत किया है, लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में 14 दिन, अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा कथन सत्य नहीं है? आपको बताना है इन चारों में से कौन-सा कथन सत्य नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत किसी राज्य के विधान परिषद का सृजन या उन्मूलन किया जा सकता है। और दूसरा दिए गए, विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। और तीसरा देखिए, विधान परिषद के सभी सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। और चौथा दिए गए, विधान परिषद का गठन, संरचना और सदस्य से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 171 में वर्णित है। इनमें से आपको बताना है कौन-सा कथन सत्य नहीं है। अगर बात की जाए तो जो विधान परिषद के सभी सदस्य क्या आता है, सभी सदस्य को निर्वाचित नहीं किए जाते हैं। सदस्य प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित, जनता द्वारा निर्वाचित नहीं होते हैं। इस हिसाब से इसका सी ऑप्शन गलत होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिए गए हैं। पूछा जा रहा है आपसे, निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा कथन सत्य नहीं है, असत्य नहीं है? याद रखिए, असत्य नहीं है मतलब सत्य पूछा जा रहा है। यहाँ पे लिखिएगा सत्य पूछा जा रहा है। पहले देखिए, विधान परिषद को विधानसभा के समान विधायी शक्तियाँ प्राप्त हैं। दूसरा देखिए, विधान परिषद क्या है? विधान परिषद धन विधेयक को पूर्णतः अस्वीकार कर सकती है। और तीसरा देखिए, विधान परिषद केवल विलंबकारी सदन है। क्या है? विलंबकारी सदन है। और चौथा देखिए, विधान परिषद को संविधान संशोधन विधेयक पर मतदान का अधिकार नहीं है। इनमें से बताना है कौन-सा सही नहीं है या कौन-सा सत्य है। सॉरी, इसमें पूछा है कौन-सा कथन सत्य है। अगर इसकी बात की जाए तो विधान परिषद केवल विलंबकारी सदन है। क्या है? विलंबकारी सदन है। सी ऑप्शन सही होता है। समान विध देखिए, इसमें पहला कथन कैसे गलत हो गया? विधान परिषद को विधानसभा के समान विधायी शक्तियाँ प्राप्त हैं, ये आपका गलत है। विधान परिषद को विधानसभा की तरह समान शक्तियाँ प्राप्त नहीं है। किसी न किसी विधेयक में उन्हें विधान परिषद को कम शक्तियाँ, विधानसभा को जो अधिक शक्तियाँ प्राप्त होता हैं। धन विधेयक पूर्णतः अस्वीकार नहीं कर सकता है। क्या होता है? पूर्णतः अस्वीकार नहीं कर सकता, इसी वजह से ये वाला ऑप्शन गलत है। और संविधान संशोधन विधेयक में मतदान का अधिकार नहीं है, इसमें मतदान का अधिकार होता है, इसी वजह से ये आपका गलत होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, कथन और कारण का दिए गए, इनमें से बताना है कौन-सा कथन सही है, कौन-सा कारण गलत है। पहला देखिए, राज्यसभा द्वारा जारी अध्यादेश की शक्ति अस्थायी प्रकृति की होती है। क्या है? जो राज्यसभा होता है या राज्यपाल होता है, अध्यादेश जारी करता है, तो उसकी शक्ति क्या होती है? अस्थायी प्रकृति की होती है। ये आपका कथन सही होता है। अब कारण देखते हैं। क्योंकि अध्यादेश को राज्य विधानमंडल क्या होता है? राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना ही जारी की जा सकती है। ये आपका गलत होता है। कोई भी अध्यादेश होता है बिना सलाह के जारी नहीं किया जा सकता है। इस वजह से इसका सी ऑप्शन सही होता है। क्या है? इसका सी ऑप्शन सही होता है, क्योंकि ए सही होता है किंतु आर गलत है। क्या है? इसका सी ऑप्शन सही होता है। अगर कोई भी अध्यादेश जारी किया जाएगा, जब तक राज्य या मंत्रिपरिषद या कह सकते हैं, जो अगर केंद्र की बात की जाए तो मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना है, ये जारी नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा कथन सत्य नहीं है? आपको यहाँ पूछ रहा है, सत्य नहीं का मतलब असत्य पूछ रहा है। क्या है? असत्य है या गलत है। देखिए, उच्च न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 226 के अंतर्गत प्राप्त है। और दूसरा देखिए, उच्च न्यायालय के अपीली एवं पर्यवेक्षी अधिकार अधिकार क्या होता है? क्षेत्राधिकार दोनों को प्राप्त होता है, प्रयोग करता है। और तीसरा देखिए है, उच्च न्यायालय केवल मूल क्षेत्राधिकार का ही प्रयोग कर सकता है। और चौथा देखिए, उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण रखता है। इनमें से बताना है कौन-सा कथन आपको असत्य है। अगर इसमें असत्य की बात की जाए तो जो उच्च न्यायालय होता है, केवल मूल अधिकारों का ही प्रयोग नहीं कर सकता है। क्या होता है? मूल अधिकार के साथ-साथ वो अन्य अधिकारों के भी प्रयोग कर सकता है। इसका सी ऑप्शन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, कथन और कारण का दिए गए। कथन आपको दिए गए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और कारण दिए गए, क्योंकि भारत का न्यायपालिका कार्यपालिका के अधीन रहता है। देखा जाए तो जो भारत का न्यायपालिका होता है, कार्यपालिका के अधीन नहीं होता है। इस हिसाब से देखेंगे, इसका सी ऑप्शन सही होता है, क्योंकि ए सही होता है किंतु आर गलत होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया, एक तरफ सूची 1 में अनुच्छेद दिए गए हैं और सूची 2 में विषय दिए गए। आपको बताना है कि कौन सा अनुच्छेद में क्या लिखा गया है। देखिए, अनुच्छेद 214 में बात की जाए, अगर अनुच्छेद 214 में लिखा गया प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ये आपका पहले का पहला मैच करता है।
अनुच्छेद 226 में देखा गया है रीट जारी करने की शक्ति दी गई, यह भी आपका कथन सही है। अनुच्छेद 233 की बात की जाए तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात की गई, ये भी आपका कथन सही है। अनुच्छेद 235 की बात की जाए तो अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, यह आपका सही है। ए का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, इसमें देखते हैं कौन-सा सही है। अगर इसकी बात की जाए तो इसका डी ऑप्शन सही होता है। क्या है? इसका डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिए गए कौन-सा कथन असत्य नहीं है। क्या है? असत्य नहीं है का मतलब क्या पूछ रहा है? यहाँ पे लिख लीजिएगा सत्य है। आपको कौन-सा कथन पूछ रहा है? कौन-सा कथन सत्य है? पंचायती चुनाव का संचालन भारत का निर्वाचन आयोग करता है, ये गलत होता है क्योंकि जो पंचायती राज का चुनाव होता है, राज्य निर्वाचन आयोग करता है। इस हिसाब से देखेंगे, ये आपका गलत हो गया, जबकि आपको पूछा कौन-सा सत्य है। पंचायती राज में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण किया गया है। अगर इसकी बात की जाए तो ये आपका कथन सही होता है। जो पंचायती राज होते हैं, उसमें महिलाओं की सीटों के लिए 1/3 आरक्षण की बात की गई है। और पंचायती राज जो होता है 42वां संविधान संशोधन द्वारा लागू किए नहीं, ये पंचायती राज की बात की जाए तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा लागू किए गए। ग्राम पंचायत क्या होता है? ग्राम सभा पंचायत का कार्यकारी अंग होता है, ये आपका कथन गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है? अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा कथन सत्य नहीं है? क्या है? आपसे पूछ रहा है सत्य नहीं है, मतलब यहाँ पे आपको गलत पूछ रहा है या असत्य है। क्या है? असत्य है। पहला दिया गया नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा क्या होता है? संवैधानिक दर्जा 74वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। ये आपका पहले कथन की बात की जाए तो ये सही होता है। नगरपालिकाओं से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 9 ए में निहित होता है। अगर इसकी बात की जाए तो ये भी आपका कथन सही होता है। अगर नगरपालिकाओं के गठन और सीमांकन भारत का निर्वाचन आयोग करता है, ये आपका गलत है। ये नगरपालिकाओं के गठन और सीमांकन का निर्वाचन राज्य सरकार या राज्य निर्वाचन आयोग करता है। इस वजह से इसका सी ऑप्शन गलत है। नगरपालिकाओं के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की जाती है, ये आपका कथन सही है। अगला क्वेश्चन दिया गया, देखिए एक तरफ सूची 1 में दिए गए संवैधानिक निकाय दिए गए, दूसरे पे अनुच्छेद दिए गए हैं। क्या है? संवैधानिक अनुच्छेद। आपको बताना है जो संवैधानिक निकाय है किस अनुच्छेद से इनका संबंध होता है। देखिए अगर राज्य निर्वाचन आयोग की बात की जाए क्या होता है? राज्य निर्वाचन आयोग की बात की जाए तो इसमें राज्य निर्वाचन आयोग संबंध किससे होता है? अगर राज्य निर्वाचन आयोग की बात की जाए तो 243 का है। किससे? 243 का में इसका वर्णन किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग का वर्णन 243 के में। इसका के में पहले का चौथा देखते हैं किसमें सही है। इसमें ए और डी आपका हट गया, 2 ऑप्शन आपके पास बचे हैं। राज्य वित्त आयोग की बात की जाए तो किसमें दिए गए हैं? अगर राज्य वित्त आयोग की बात की जाए तो इसमें आपका जो अनुच्छेद 243 आई क्या है? 243 आई में इसका उल्लेख किया गया है। अब इसी के साथ आपका सी वाला ऑप्शन भी हट गया है। आपके सामने एक ऑप्शन बचता है केवल बी। अब सी का दूसरा होगा, डी का तीसरा है। क्या होता है? सी का दूसरा होगा और डी का तीसरा होगा। इस हिसाब से इसका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है नगर परिषद क्या नगरपालिका परिषद। नगरपालिका परिषद के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 दिया गया है नगरपालिका परिषद का अध्यक्ष जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। जो नगरपालिका का परिषद होता है, अध्यक्ष होता है, उसका जो होता है अध्यक्ष, नगर पालिका का जो परिषद होता है, उसका अध्यक्ष जो होता है जनता द्वारा सीधा चुना जाता है। और दूसरा दिया गया नगर पालिका परिषद की कार्यकारी समिति होती है। नंबर 3 दिया गया नगर पालिका परिषद का निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। इनमें से बताना है कौन सा कथन सही है। अगर बात की जाए तो ये जो नगर पालिका का अध्यक्ष होता है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता है। इसका अगर हम पहला गलत काट देंगे तो आपके सामने 2 ऑप्शन बचेंगे, एक ही ऑप्शन बचता है, केवल 2 और 3। क्या होता है? केवल 2 और 3 ये सही होता है। नगर कार्यकारी समिति होती है, ये भी आपका कथन सही होता है। अगर नगर पालिका से संबंधित या कह सकते हैं ग्राम पंचायत से संबंधित जो भी निर्वाचन होते हैं, वह राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किए जाते हैं। इस हिसाब से इसका तीसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिए गए हैं भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे सीएजी कहा जाता है या कैग कहा जाता है को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? अगर इसकी बात की जाए तो सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? इसका आपका कौन-सा ऑप्शन सही होता है? सीएजी की नियुक्ति की बात की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। कौन? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं सीएजी, कैग जिसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो अगला क्वेश्चन आपके सामने दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा कथन असत्य नहीं है? असत्य नहीं है का मतलब सत्य पूछा जा रहा है। पहला दिया गया है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और दूसरा दिया गया है राज्य लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है। दूसरा दिया गया राज्य लोक सेवा आयोग का गठन 73वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ और चौथा दिया गया राज्य लोक सेवा आयोग राज्य सरकार के अधीन कार्य करता है। इनमें से बताना है कौन सा कथन सत्य है। देखिए, अगर बात की जाए तो जो राज्य लोक सेवा आयोग का एक संवैधानिक निकाय होता है, ये आपका कथन सही होता है। राज्य लोक सेवा आयोग क्या होता है? एक संवैधानिक निकाय हो और देखिए अब इसमें हम जान लेते हैं कि गलत कैसे हैं। अगर गलत की बात की जाए, जो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की बात की जाए तो ये होते हैं ये राज्यपाल द्वारा किसके? राज्यपाल द्वारा किए जाते हैं, ना कि राष्ट्रपति द्वारा। इस हिसाब से पहला गलत हो गया था। अब उसके बाद अगर बात की जाए तो देखिए अगला क्वेश्चन देखिए सूची 1 में आयोग या संस्था दिए गए एक तरफ और दूसरे तरफ दिए गए है स्थापना वर्ष। आपका बताना है कौन से आयोग की स्थापना कब हुई थी।
अगर राष्ट्रीय मानवाधिकार की बात की जाए, क्या होता है? अगर राष्ट्रीय मानवाधिकार की बात की जाए तो इसका देखिए, अगर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात की जाए तो इसकी स्थापना कब होती है? 1993 मानवाधिकार संरक्षण से। क्या होता है? मानवाधिकार संरक्षण से। पहले का चौथा किसमें है? देखेंगे पहले का चौथा आपका ये हटा, ये हटा। आपके सामने बी और सी ऑप्शन बचता है। अब अगर बात करें केंद्रीय सूचना आयोग की बात करें, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन होता है 2005 सूचना अधिकार से। क्या सूचना का अधिकार इसमें तीसरा है। अब इस हिसाब से इसका बी ऑप्शन केवल सही होगा। और सी की बात करें नीति आयोग का 2015 में इसका गठन होता है सहकारी संघवाद से। योजना आयोग बात कीजिए तो 1950 के पंचवर्षीय योजना से। इस सब पहले का चौथा, बी का तीसरा और सी का दूसरा, डी का पहला ऑप्शन सही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए नीचे देखिए पहले देखिए उत्तराखंड ने में क्या है? उत्तराखंड में मानवाधिकार आयोग की स्थापना 2013 में हुई, जो राज्य स्तर पर अधिकार संरक्षण प्राप्त होता है। दूसरा देखिए लोकायुक्त संस्था मुख्य रूप से भ्रष्टाचार निरोध है, लेकिन सभी राज्यों में अनिवार्य नहीं है। और तीसरा देखिए महाराष्ट्र में लोकायुक्त 1971 में स्थापित हुआ था, जो सबसे पुराना होता है। अगर इनमें बात की जाए तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही होते हैं। इसका डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा कथन असत्य नहीं है। असत्य नहीं है का मतलब आपसे पूछा जा रहा है सत्य है। देखिए, आपको देखिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति क्या होता है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना 2004 में हुई, जो जनजाति विकास पर फोकस करती है। दूसरा देखिए केंद्रीय सतर्कता आयोग मुख्य रूप से सरकारी कर्मचारियों की निगरानी करता है, लेकिन निजी क्षेत्र में शामिल नहीं होता है। तीसरा देखिए है लोकपाल अधिनियम 2013 में पारित हुआ, लेकिन 2023 में पूर्णतः इसे लागू नहीं किया गया। इनमें से बताना है कौन सा कथन सत्य है। देखिए, इसमें अगर बात की जाए तो ये 2004 जो लोकसभा जनजाति आयोग की होता है। देखिए, अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना 2004 में नहीं किए गए थे। क्या होता है? 2003 में हुआ था। अब इस हिसाब से आपका पहला गलत काट देंगे। देखिए, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब इसमें अगर बात की जाए तो इसमें केंद्रीय सरकार मुख्य सरकारी आयोग है, लेकिन निजी क्षेत्रों में शामिल नहीं किए गए। इससे दूसरा सही है। इस हिसाब से आप देखेंगे इसका बी ऑप्शन सही होता है। क्या है? बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद से संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कहा है राष्ट्रीय विकास परिषद से संबंधित सत्य नहीं। नंबर 1, इसकी स्थापना 1952 में हुई, जो योजना आयोग की सलाह पर आधारित है। और दूसरा देखिए केंद्र एवं राज्यों के बीच समन्वय करती है, लेकिन नीति आयोग अब बाद में भंग हो गई। क्या है? नीति आयोग के बाद भंग हो गई। और तीसरा कि प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। क्या होता है? प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। इसमें सभी मुख्यमंत्रियों की भागीदारी होती है। इनमें से बताना कौन सा कथन सत्य नहीं है। अगर इसकी बात की जाए तो इसमें केंद्र राज्यों के बीच समन्वय करती है, लेकिन नीति आयोग के बाद ये भंग हो गई। ये आपका कथन गलत है। दूसरा कथन गलत है, सत्य नहीं है। इसका बी ऑप्शन सही होता है। क्या? बी ऑप्शन सही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए जो राज्य मानवाधिकार आयोग से जुड़े हैं। नंबर 1, गुजरात में राज्य मानवाधिकार आयोग 2006 में स्थापित हुआ, जो राष्ट्रीय आयोग से पहले है। और दूसरा देगा ये आयोग केवल जांच कर सकते हैं। क्या है? ये आयोग केवल जांच कर सकते हैं, लेकिन दंड नहीं दे सकते हैं। और तीसरा देखिए सभी राज्यों में ये आयोग अनिवार्य है, लेकिन कुछ ही में लोकायुक्त के साथ विलयित हैं। क्या है? इनमें से बताना है कौन सा सही है। अगर इसकी बात की जाए तो इसमें केवल 2 जो होता है, ये ये आयोग केवल जांच कर सकते हैं, लेकिन दंड नहीं दे सकते हैं। इसका बी ऑप्शन सही होता है। क्या है? इसका बी ऑप्शन सही है। देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, एक तरफ राजनीतिक पार्टियाँ देंगे, उसकी स्थापना बताना है कि कौन-सी भी राजनीतिक पार्टी कब स्थापित हुई थी। देखिए, अब देखते हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस होती है। क्या होता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? दिसंबर 1885 में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान होती है। पहले का दूसरा किसमें है? देखिए, आपके सामने ए और डी हट गया। अब आपके सामने कौन सा ऑप्शन बचता है? 2 ऑप्शन बचते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1925 मार्क्सवादी के समय हुई थी। और दूसरे का चौथा किसमें है? इस हिसाब से आपका ये कट गया, सी ऑप्शन आपका बचता है। बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना 1984 में दलित उत्थान के द्वारा। आम आदमी पार्टी की स्थापना 2012 में भ्रष्टाचार निरोध के समय हुआ था, विरोध के समय हुआ था। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए सूची 1 में दिए गए कानून और संशोधन दिए गए, सूची 2 में कब लागू किया गया था, इसका उद्देश्य क्या था। अगर बात की जाए तो जो दल बदल निषेध कानून क्या होता है? दल बदल निषेध कानून होता है। इसको कब पालन किया था? अगर इसकी बात की जाए तो ये 1985 अस्थिरता रोकने के लिए। क्या? अस्थिरता रोकने के लिए। और 91वां संविधान संशोधन की बात की जाए तो 91वां संविधान संशोधन जो होता है 2003 में दल बदल सख्ती से पेश करने के लिए। और राजनीतिक दलों का पंजीकरण कब होता है? राजनीतिक दलों का पंजीकरण की बात की जाए तो 1989 में चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की बात की जाए तो ये 1951 के चुनाव सुधार की बात की गई थी। इस हिसाब से देखेंगे पहले का दूसरा किसमें है? ये आपका कट गया, ये कट गया। पहले का दूसरा और दूसरे का तीसरा किसमें है? ये आपका डी ऑप्शन सही है। क्या है? पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा और सी का चौथा और डी का पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए जो राजनीतिक दल और दल बदल से जुड़े हैं। नंबर 1 भारत में राजनीतिक दलों की संख्या 2000 से अधिक है, लेकिन केवल 6 राष्ट्रीय दल हैं।
और दूसरा दिया है दल बदल कानून के तहत यदि सदस्य व्हीप का उल्लंघन करता है तो अयोग्य क्या आता है, अयोग्य, लेकिन स्वतंत्र मतदान पर नहीं। और तीसरा दिया है चुनाव आयोग दल प्रतीकों को फ्रीज कर सकता है, जैसे आरजेडी मामले में 1997 हुआ था। कथन कौन सा कथन सत्य है? अगर इसकी बात की जाए तो इसमें राजनीतिक दलों की संख्या लगभग 2000 से अधिक हो गई है और उसके केवल 6 राष्ट्रीय दल पार्टी हैं। ये आपका कथन सही होता है। और उसके बाद दल बदल कानून के तहत यदि सदस्य व्हीप का उल्लंघन करता है तो अयोग्य, लेकिन स्वतंत्र मतदान पर नहीं। ये आपका कथन गलत है, इसमें दूसरा गलत काट देंगे। ये आपका कट गया, ये कट गया, ये इसमें देखेंगे तो ये आपका सही होता है। इस हिसाब से आप देखेंगे तो इसमें आपका कौन सा सही होता है, केवल 1 और 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन दिए गए कथन और कारण का दिए गए। अब आपको देखना है कौन सा कथन सही है। अगर बात की जाए तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। ये आपका कथन सही होता है, चुनाव आयोग की स्थापना की गई है। उसके आगे देखते हैं जो मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का प्रावधान भी करता है। ये भी आपका कथन सही है। कथन तो सही है। अब कारण देखें, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये सही है, लेकिन हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश करते हैं। इस हिसाब से इसका दोनों कथन सही है और व्याख्या भी किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक तरफ दिए गए संवैधानिक पद संस्था दी गई है, या दूसरी तरफ दिए गए अनुच्छेद आपको बताना है कौन सा संवैधानिक पद का कौन से संबंधित है। देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त की बात की जाती है अनुच्छेद 324 क्या होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त की बात किसमें की गई, अनुच्छेद 324 में। पहले का तीसरा किस में है? आपके सामने 2 ऑप्शन हट गए, आपके सामने ए और सी बच रहे हैं। अब देखते हैं जो नियंत्रक महालेखक परीक्षक की बात की जाए तो ये अनुच्छेद 148 में इसका उल्लेख किया गया है। अब आपके सामने बचता है बी का 1, आपका पहला ऑप्शन सही हो गया, क्या है 1 का 3। और सी का देखते हैं, अटॉर्नी जनरल की बात की जाए तो अटॉर्नी जनरल जो होता है अनुच्छेद 76 में बात की गई है। लोक सेवा आयोग की बात की जाए तो 315 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। मतलब आपसे सत्य पूछा जा रहा है। अनुच्छेद 368 संसद को संविधान संशोधन की शक्ति देता है, लेकिन मूल संरचना सिद्धांत से सीमित। और दूसरा देगा अनुच्छेद 239 ए दिल्ली को विशेष दर्जा देता है, जहां मुख्यमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। और तीसरा देगा अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता था, लेकिन 2000 में समाप्त कर दिया गया है। 2000 में इसे 2019 में समाप्त कर दिया गया। इनमें से बताना है कौन सा कथन सत्य है। इनमें अगर सत्य की बात की जाए तो इसमें पहला और तीसरा कथन सत्य होता है। दूसरा क्यों नहीं सत्य होता है? क्योंकि विशेष दर्जा 239 ए में नहीं दिए गए हैं। क्या है? विशेष राज्य का दर्जा उसे 39 200 नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन दिए गए हैं अनुच्छेद 332 के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। क्या है? सत्य नहीं पूछा जा रहा है, मतलब असत्य है। नंबर 1 दिया गया है, यह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की होता करता है, जो युद्ध या विद्रोह पर आधारित होता है। दूसरा दिया आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार निलंबित होते हैं, लेकिन अनुच्छेद 21 नहीं। और तीसरा दिया संसद की मंजूरी 1 महीने में आवश्यक, अन्यथा समाप्त। इनमें से बताना है कौन सा कथन असत्य है। अगर इसकी बात की जाए तो इसमें जो कथन 2 दिए गए हैं वे केवल असत्य हैं। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं, लेकिन अनुच्छेद 21 नहीं। ये आपका कथन गलत है। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है मौलिक अधिकार के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। नंबर 1 दिया गया है अनुच्छेद 19 1 ए में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देती है, लेकिन अनुच्छेद 2 में इसे सीमित करता है। और अगला दिया गया अनुच्छेद 21 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है, जो विदेशियों पर लागू नहीं है। और तीसरा दिया गया अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय के रीट जारी करने की शक्ति मूल अधिकार प्रवर्तन के लिए है। इनमें से बताना कौन सा कथन आपको मौलिक अधिकार से संबंधित सही है। अगर बात की जाए तो जो अनुच्छेद 21 होता है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है, ये आपका कथन सही है, लेकिन इसके बाद यहाँ से गलत हो गया, विदेशियों पर लागू नहीं होता है। अगर बात की जाए तो ये विदेशियों के लिए भी है। अनुच्छेद 15 16 19 29 30 जो होता है केवल नागरिकों के लिए है, वो विदेशियों को नहीं मिलता है। बाकी अन्य जो अधिकार हैं जिस तरह नागरिकों को मिलते हैं वही इसी तरह व्यक्तियों को मिलेंगे। इस हिसाब से इसका दूसरा ऑप्शन गलत होता है। अब दूसरा आप गलत काटेंगे, ये कटा ये कटा, अब आपके सामने सी ऑप्शन बचेगा, पहला और तीसरा सही है। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए कथन और कारण का दिए गए, आपको बताना है कौन सा कथन सही है। देखते हैं। देखिए, आपका कथन देखिए अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया निर्धारित की है, जो सरल बहुमत से संभव नहीं है। क्या है? सरल बहुमत से संभव नहीं है। अब कारण बताया गया है मूल संरचना सिद्धांत। जो मूल संरचना सिद्धांत होता है केशवानंद भारती मामले में उभरा था, संसद की संशोधन शक्ति सीमित करता है। ये आपका कारण सही बताया गया है, इससे बी ऑप्शन सही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक तरफ दिए गए हैं मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, दूसरी तरफ स्रोत या उद्देश्य दिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य में देखते क्या है। देखिए, पर्यावरण संरक्षण की बात की जा रही है तो ये अनुच्छेद 51 में प्राकृतिक संरक्षण की बात कही है, ये आपका कथन से होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात की जाए तो अनुच्छेद 1 में कहा 51 में कहा गया है, मानववाद विकास की बात की गई है। और सार्वजनिक संपत्ति की बात की जाए तो अनुच्छेद 51 में कहा गया है। हिंसा त्याग देना का बात की, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान की बात की जाए अनुच्छेद 51 और ए में कहा गया, सब क्लॉज ए में कहा गया प्रतीक सम्मान के लिए।
इस हिसाब से देखेंगे इसका डी ऑप्शन सही होता है। पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पे कौन सा कथन असत्य नहीं है, मतलब सत्य आपसे पूछा जा रहा है, असत्य नहीं है। पहले देखिए, अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकार प्रवर्तन के लिए रीट लेकिन उच्चतम न्यायालय क्या है, लेकिन उच्च न्यायालय, याद रखिएगा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत व्यापक। और दूसरा अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति स्वतंत्रता लेकिन इंटरनेट शटडाउन से प्रभावित नहीं। और तीसरा देखिए, अनुच्छेद 21 गोपनीयता का अधिकार शामिल पुट्टास्वामी के मामले में। इनमें से बताना कौन सा कथन सही है। इनमें अगर बात की जाए तो इसमें पहला और तीसरा सही है, क्योंकि जो इंटरनेट शटडाउन से प्रभावित होता है तो ये अनुच्छेद 19 में ही निहित होता है। इस हिसाब से दूसरा ऑप्शन गलत होता है। आपका ये हो गया, आपका पहला और तीसरा ऑप्शन सही होता है, क्योंकि इसमें गोपनीयता का अधिकार भी शामिल होता है, पुट्टास्वामी जो मामला था उसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, कथन और कारण का दिया गया है। आपके सामने कथन दिए गए, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता का निर्देश देता है लेकिन लागू नहीं है। और कारण बताया गया, ये एक वाच्य का भाग धार्मिक स्वतंत्रता से संघर्ष है। इनमें से बताना है कौन सा कथन आपका सही होता है। अगर इनमें बात की जाए, इसमें कथन ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर की व्याख्या भी कर रहा है, इसका बी ऑप्शन सही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक तरफ डीपीएसपी दिया गया है, दूसरी तरफ उसका उद्देश्य बताया गया है कि कौन सा डीपीएसपी किस में क्या उद्देश्य लिखा गया है। देखिए, इसमें दिए गए अनुच्छेद 43 किससे संबंधित है। अगर अनुच्छेद 43 की बात की जाए तो यह ग्राम पंचायत मजबूती से संबंधित है। किससे, पहले का दूसरा देखेंगे। और इसी के साथ अब देखते हैं, देखिए अनुच्छेद 47 की बात की जाए तो जो अनुच्छेद 47 होता है पोषण स्तर में सुधार करता है। क्या है, पोषण स्तर में सुधार की बात करता है। जबकि अनुच्छेद 50 की बात की जाए तो ये न्यायपालिका पृथक्करण की बात करता है। अनुच्छेद 39 की बात की जाए तो संसाधन वितरण की बात करता है। अब देखते हैं पहले का दूसरा क्या है, पहले का दूसरा किस में है। आपका ये कट गया, ये कट गया, पहले का दूसरा हो गया। और बी का तीसरा किस में है, बी का तीसरा इसमें भी नहीं, इसका डी ऑप्शन सही होता है। सी का पहला हो गया, डी का चौथा हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिए गए हैं। इनमें पूछा गया है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहले देखिए, अनुच्छेद 36 डीपीएसपी परिभाषा है। और दूसरे देखिए, अनुच्छेद 37 क्या है, अनुच्छेद 37 गैर परिवर्तनीय लेकिन मौलिक है। और अनुच्छेद 51 की बात की गई है, अंतर्राष्ट्रीय शांति। इनमें से देखा जाए कौन सा कथन सही है। अगर इनमें बात की जाए तो इसमें सभी के सभी कथन सही हैं। डीपीएसपी जो होता है, अनुच्छेद 36 जो होता है डीपीएसपी की परिभाषा, और 37 गैर परिवर्तनीय लेकिन मौलिक होते हैं। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन की बात की गई है। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका, नीचे दिए गए कथन पर कौन सा कथन असत्य नहीं है, मतलब सत्य पूछा जा रहा है। अनुच्छेद 45 बच्चों को मुफ्त शिक्षा आरटीई राइट टू एजुकेशन से परिवर्तनीय है। दूसरे दिए अनुच्छेद 46 एससी एसटी उत्थान लेकिन आरक्षण नहीं। और 49 दिए गए अनुच्छेद 49 स्मारक संरक्षण। इनमें से बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, अगर इसमें बात की जाए तो इसमें एससी जो 46 होता है एससी एसटी संरक्षण लेकिन आरक्षण नहीं है, ये आपका गलत है। इसमें दूसरा गलत काटेंगे तो आपके सामने जो होते हैं, अनुच्छेद 45 जो होता है मुफ्त शिक्षा की बात की गई है। और 49 में स्मारक संरक्षण की बात की गई, पहला और तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, दल बदल कानून के तहत यदि दल का 2/3 सदस्य विलय करता है तो अयोग्य नहीं होगा। ये आपका कथन गलत है। क्या है, 2/3 अगर विलय कर दल अयोग्य नहीं है तो ये आपका कथन गलत है। पहले का गलत अगर हम काट देते हैं, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, आपका गलत। आपके सामने दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही बचते हैं। कौन सा, दूसरा और तीसरा आपके सामने सही ऑप्शन बचते हैं, क्योंकि राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग से पंजीकरण अनिवार्य है, ये आपका कथन सही होता है। लेकिन राष्ट्रीय या राज्य स्तर की दर्जा वोट प्रतिशत पर निर्भर करती है, ये आपका कथन दूसरा सही होता है। 2003 में संशोधन ने दल बदल में एक तिहाई नियमों को हटाकर जिसने शक्ति बढ़ा दी, इसी वजह से आपका पहला ऑप्शन गलत होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, छावनी बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें 4 ऑप्शन में से एक सत्य नहीं है। जो सत्य नहीं होगा वही आपका कथन सही होगा। इसका गठन कार्यकारी संकल्प द्वारा किया जाता है, ये आपका गलत होता है। इसका गठन कार्यकारी संकल्प द्वारा नहीं होता है। यह रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण द्वारा कार्य करता है, ये आपका कथन सही होता है। इसकी स्थापना क्या है, इसकी अगर स्थापना छावनी क्षेत्र में सिविल जनसंख्या हेतु नगर पालिका प्रशासन के लिए किया जाता है, ये भी आपका कथन सही है। ये एक संवैधानिक निकाय है, सांविधिक निकाय है, ये भी आपका कथन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा कथन असत्य नहीं है, मतलब सत्य पूछा जा रहा है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम क्या है, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की स्थापना 1949 में हुई थी, जो तमिल राष्ट्रवाद पर आधारित है। और दूसरा देखिए, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस क्या होता है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998 में ममता बनर्जी द्वारा गठित मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल केंद्रित है। तीसरा देखिए, शिवसेना की स्थापना 1966 में बाल ठाकरे द्वारा हुई, लेकिन 2019 में यह उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में एनडीए से अलग हो गई। इनमें से बताना है कौन सा कथन सही है। अगर इसकी बात की जाए तो इसमें जो है, द्रविड़ मुनेत्र कन्नड़ की स्थापना 1949 में नहीं होती है। क्या है, इसकी स्थापना 1949 में न होकर, अगर बात की जाए इसकी स्थापना 1949 में न होकर ये 1900, अगर बात की जाए तो इसके 1944 में क्या होता है, 1944 में। इस हिसाब से पहला आपका गलत हो गया। अब पहला गलत काटेंगे, कौन कौन सा हटेगा।
अब आपके लिए है, अगर ये दूसरे की बात कीजिए तो दूसरा आपका कथन सही होता है, क्योंकि वो बंगाल के क्षेत्र तक सीमित है और इसकी बात भी की कीजिए तो ये भी करंट से संबंधित है, ये भी आपका कथन सही है। आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, या इस टेस्ट सीरीज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त क्या होता है? उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? नंबर 1 ये है, लोकायुक्त को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद के लिए योग्य होना चाहिए। जो लोकायुक्त व्यक्ति होते हैं या लोकायुक्त पद के लिए जिसमें निर्वाचन होता है, जो व्यक्ति चुने जाते हैं वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए योग्य होना चाहिए। और लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। लोकायुक्त का कार्यकाल 8 वर्ष होता है, ये भी सही है। इनमें से देखा जाए कौन सा कथन है, इसमें सभी के सभी कथन सत्य होते हैं। इस प्रकार हम लोग यूपीएससी का जो हमारा टारगेट है 2026 का, दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है, उस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो जीएस वर्ल्ड का आज तीसरा टेस्ट जो होता है हमने कंप्लीट किया है। क्या है, जीएस वर्ल्ड का तीसरा टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अब जब अगला वीडियो में हम लोग बात करेंगे जीएस वर्ल्ड से संबंधित जो चौथा टेस्ट होगा उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।